साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से रिहाई मिल गई है। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी को चारों खाने चित कर दिया। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जेल से आजादी दे दी है। तो इस पूरी खबर की डिटेल आपको बताते हैं, साथ ही कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील के बीच क्या क्या बहस हुई, क्या दलीलें दी गयी, सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी SV राजू ने अपनी 1.5 घंटे तक दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट अपने फाइनल नतीजे पर भी पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ। दरअसल केजरीवाल के केस में कोर्ट की सुनवाई आज यानी 27 मार्च को सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। कोर्ट में एक तरफ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के वर्तमान प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी है, और दूसरी तरफ थे ईडी के तेज तर्रार एएसजी SV राजू। अब दोनों के बीच केजरीवाल केस में जमकर बहस हुई। सबसे पहले कोर्ट में एएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे, इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ईडी के एएसजी ने करीब 3 हफ्ते की डिमांड रखी। अब 3 हफ्ते का समय मांगने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बुरी तरह भड़क गए और कोर्ट के सामने साफ शब्दों में कहा कि ईडी के ये तरीके बहुत पुराने हैं, देर करने के हथकंडे बहुत पुराने हैं और सबको पता है कि ईडी सिर्फ केस में देरी करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांग रही है, जबकि वो रिमांड तो पहले ही ले चुकी है। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सबको पता है कि केजरीवाल राजनेता है और चुनाव आ चुके हैं, इसीलिए ईडी जानबूझकर केजरीवाल के राजनीतिक करियर को अस्थिर करना चाहती है। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि केजरीवाल के केस पर अभी फैसला किया जाए, इस याचिका पर अभी फैसला लिया जाए। आप इसे स्वीकार करें या मना कर दे, लेकिन 3 हफ्ते का समय देने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि 3 हफ्ते का समय का मतलब साफ है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को जेल में रखना, ताकि केजरीवाल अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार तक न कर पाए। यहाँ आपको बता दें कि ये सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जो कि करीब 20 मिनट चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से सुनवाई करेंगे, और इसके बाद दोपहर में फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट ने करीब 1 घंटे 10 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और इसके बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। हालांकि कोर्ट में कल यानी कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म होने पर फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन कानूनी जानकारों की माने तो कोर्ट केजरीवाल को रिहाई दे सकती है, क्योंकि सिंघवी ने बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है, जिससे साफ हो गया कि केजरीवाल को सोची समझी प्लानिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, जो कि पूरी तरह राजनीतिक साजिश है और केजरीवाल के मौलिक अधिकारों का हनन है। सिंघवी ने कोर्ट में ये भी कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हाल के वक्त में जब से ईडी एक्टिव हुई है तब से जांच में सहयोग न करने के आधार का इस्तेमाल करके गलत तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही है। सामने आया है कि सिंघवी की दलीलों के आगे ईडी के एएसजी राजू ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस जवाब जमा करने के लिए 3 हफ्तों की डिमांड करते रहे। अब कानूनी जानकारों का कहना है कि सिंघवी ऐसे केस में जमानत दिलाने में माहिर है, वो कोर्ट को अपनी कानूनी दलीलों और पुराने केस के फैसलों के आधार पर कन्विंस करने में माहिर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल को 28 मार्च को जमानत मिल जाएगी, केजरीवाल ईडी की जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट केजरीवाल को रिहा करेगी या फिर केजरीवाल को अभी लंबी कानूनी लड़ाई के लिए जेल में रहना पड़ेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और यूबीटी गठबंधन और बीजेपी के बीच तीखी झड़पें देखने को मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सांगली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ठाकरे ने अपनी बयानबाजी में अमित शाह के बेटे जय शाह को भी घसीट लिया। सांगली में अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में जो विभाजन हुआ है, शिवसेना का जो बंटवारा हुआ
हुआ है वो पारिवारिक बंधनों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कुछ आस्तीन में पलने वाले सांप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना के टूट का जिम्मेदार मेरे बेटे के प्रति मेरे प्यार को ठहराया जाता है, लेकिन मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने जय शाह को किस वजह से बीसीसीआई जैसी बड़ी संस्था का प्रमुख बना रखा है। आखिर जय शाह में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी शैक्षणिक योग्यता है कि वो बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हैं। इतना ही नहीं, अपने हमले को और तेज करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह की वजह से भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, क्योंकि जय शाह जैसे लोगों को क्रिकेट की दो कौड़ी की समझ नहीं है, वो बैट को ठीक से पकड़ नहीं सकते, और उन जैसे लोग बीसीसीआई के प्रमुख बन के बैठेंगे तो भारत विश्व कप ही क्या न जाने क्या क्या हार जाएगा। यहाँ पर ठाकरे ने कहा कि हम पर तो बड़ा भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जाता है। अमित शाह ने खुद अपने घर में जय शाह को इतनी बड़ी सीट देकर भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है या नहीं, ये बीजेपी के लोग खुद तय करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि आदित्य ठाकरे के प्रति मेरे प्यार की वजह से शिवसेना टूट गई। उद्धव ठाकरे ने कहा, वास्तव में क्या ये सही है? क्या ये आरोप सही है? क्या अपने बेटे से प्यार करना गलत है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह से सीधे पूछता हूँ कि उन्होंने जय शाह को किस वजह से अब बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह से सीधे पूछता हूं कि उन्होंने किस वजह से जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बना रखा है। क्या ये बेटे के प्रति उनका प्यार नहीं है? अगर मेरा प्यार है तो मैं गलत और उनका प्यार है तो वो सही कैसे हो सकता है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह को बैट पकड़ना नहीं आता और उन्हें बीसीसीआई की इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठा रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है भारतीय टीम के साथ, भारतीय क्रिकेट के साथ और भारतीय क्रिकेट के फैंस के साथ। उद्धव ठाकरे ने इसी रैली में कहा कि बीजेपी बड़ा भाई भतीजावाद का आरोप दूसरों पर लगाती है, वंशवाद की राजनीति का आरोप दूसरों पर लगाती है, लेकिन खुद अपनी गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखती। सबने अपने अपने बेटों को, अपने अपनी बेटियों को सेट कर रखा है, और अगर हम अपने बच्चों को राजनीति में लाते हैं तो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हम पर सवाल उठाते हैं और खुद अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। उद्धव ठाकरे यहीं नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, मुझे मेरे बेटे में ये योग्यता नजर आती है कि वो इस देश का, इस महाराष्ट्र का भावी नेता हो सकता है, इसीलिए मैं उसे राजनीति में ला रहा हूँ। लेकिन अमित शाह को अपने बेटे जय शाह में आखिर कौन सी योग्यता नजर आती है, जरा वो हमें बताने की तकलीफ करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नालायक औलाद को इतनी बड़ी सीट दे रखी है, जो कि देश के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। जय शाह को नालायक औलाद कह दिया, 6 महीने का बच्चा कह दिया, और इतना ही नहीं, ये तक कह दिया कि जय शाह को बैट पकड़ने तक की अकल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे बेवजह राजनीति में क्रिकेट खेल संस्थाओं को बीच में ला रहे हैं, या फिर उद्धव का तर्क सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।